दोस्तों, ये हमारी न्याय व्यवस्था सीरीज की दूसरी वीडियो है। आप इस सीरीज की पहली वीडियो हमारे चैनल पेज पर जाके देख सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में हम अन्य दूसरे कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बोझ को कम करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों, आप वीडियो तो पूरा देखते हो, लेकिन आप वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात जरूर लिखें, और जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको नेक्स्ट वीडियो के एंड में शाउट आउट दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीआरपीसी कार्यकारी न्यायालय एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स को छोटे मोटे अपराधों से निपटने का अधिकार देता है, लेकिन इस शक्ति का अर्थ यह नहीं है कि उनके पास न्यायिक शक्ति है। सीआरपीसी की धारा 3 स्पष्ट रूप से दोनों मजिस्ट्रेटों द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों को विभाजित करती है। सीआरपीसी की धारा 20 राज्य सरकार को प्रत्येक महानगरीय क्षेत्र और प्रत्येक जिले में कार्यकारी मजिस्ट्रेट ईएम नियुक्त करने का अधिकार देती है। इसके पास एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करने और किसी ईएम को एडीएम के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है। ऐसे मजिस्ट्रेट के पास वह शक्ति होती है जो जिला मजिस्ट्रेट डीएम के पास होती है। यदि डीएम का कार्यालय खाली छोड़ दिया जाता है, तो कोई भी अधिकारी जो अस्थायी रूप से जिले के कार्यकारी प्रशासन में सफल होता है, वही शक्ति का प्रयोग करता है जो डीएम को प्राप्त होती है। राज्य सरकार को ईएम को एक उप विभाग का प्रभार देने का अधिकार है, जिसे उप विभागीय मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ईएम की भूमिका आमतौर पर सीआरपीसी की धारा 107 से 110, 133, 144, 145 और 147 के तहत कानून और व्यवस्था बनाए रखना, लाइसेंस रद्द करना या देना, भूमि अधिग्रहण मामलों को संभालना या राज्य सरकार द्वारा उठाए गए किसी अन्य मामले को संभालना है। धारा 21 राज्य सरकार को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट एसपी ईएम नियुक्त करने का अधिकार देती है। सीआरपीसी की धारा 20(5) के तहत पुलिस आयुक्त सीपी को ईएम के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब जिले को राज्य सरकार द्वारा आयुक्तालय घोषित किया गया हो। डीजीपी के पास सीपी का पद है, लेकिन वह ईएम विशेष की शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक उसका पदनाम सीपी में नहीं बदल जाता। कार्यकारी न्यायालय की अपील सत्र न्यायाधीश या जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय में होती है। भू राजस्व मामलों से निपटने के लिए प्रत्येक राज्य ने एक राजस्व न्यायालय की स्थापना की है। ये अदालतें विभिन्न मामलों से संबंधित मामलों पर निर्णय देती हैं। भू राजस्व, किराएदारी, संपत्ति की सीमाएं, उत्तराधिकार, भूमि हस्तांतरण, जोत का विभाजन, अतिक्रमण हटाना, अतिक्रमियों को बेदखल करना और कुछ राज्यों में घोषणात्मक मुकदमे। राजस्व न्यायालय एक अर्ध न्यायिक निकाय है और विशिष्ट नागरिक मामलों से निपटने के लिए केवल सीमित शक्ति रखता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 5(2) के अनुसार राजस्व न्यायालयों के पास कृषि परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के किराए, राजस्व या मुनाफे से संबंधित मुकदमों से निपटने का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन इसमें सिविल अदालत के मामले शामिल नहीं है। इसलिए राजस्व न्यायालयों के कुछ मामलों को कोड के तहत निर्दिष्ट सिविल न्यायालयों के क्षेत्र अधिकार से वर्जित किया गया है। अतिरिक्त आयुक्त और उससे ऊपर के न्यायालय अपीलीय न्यायालय है। हालांकि यह एक राज्य नियंत्रित संगठन है। आमतौर पर कलेक्टर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पुल से होते हैं, जबकि निचले पद आईएएस या एसएएस से हो सकते हैं और उससे नीचे के पद राज्य प्रशासनिक सेवाओं से होते हैं। ग्राम अदालतें लोक अदालत, लोगों की अदालत या न्याय पंचायत, गाँव की न्याय, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रदान करती हैं। उन्हें 1888 के मद्रास ग्राम न्यायालय अधिनियम के माध्यम से मान्यता दी गई है। गुजरात राज्य का मॉडल एक न्यायाधीश और 2 मूल्यांकनकर्ताओं के साथ 1970 के दशक से इस्तेमाल किया गया था। 1984 में विधि आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों के साथ पंचायतें बनाने की सिफारिश की। 2008 ग्राम न्यायालय अधिनियम में छोटे नागरिक, जिसमें संपत्ति मामले और आपराधिक मामले जिसमें 2 साल तक की जेल हो सकती है, के तरह के मामलों का न्याय करने के लिए देश में 5000 मोबाइल अदालतों की परिकल्पना की गई थी। हालांकि अधिनियम को लागू नहीं किया गया था। देश में 5000 के लक्ष्य के मुकाबले केवल 151 कार्यात्मक ग्राम न्यायालय थे। प्रमुख कारणों में वित्तीय बाधाएं, वकील, पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारियों की अनिच्छा शामिल थी। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक प्राधिकारियों को समेकित निधि से भुगतान किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और शर्त अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मुआवजे से संबंधित है। उच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और शर्त अधिनियम 1954 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मुआवजे को विनियमित करता है। जब भी मुआवजे में संशोधन किया जाता है, केंद्र सरकार को इसे संसद के समक्ष एक सामान्य विधेयक के रूप में पेश करना होता है। नेशनल जुडिशियल पे कमीशन (एनजेपीसी) पूरे देश में अधीनस्थ न्यायपालिकाओं के लिए वेतनमान, भत्ते, सुविधाएं आदि तय करती है। यह आयोग सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुपालन के लिए सरकार द्वारा गठित किया गया था।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। इस सीरीज की दूसरी वीडियोस में हम भारत की न्याय व्यवस्था के दूसरे विषयों पर भी बात करेंगे और आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट में क्लिक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।